हेलो स्टूडेंट्स, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा स्नातक कक्षाओं के लिए विषय विशेष के लिए जो विशेष कार्यक्रम ज्ञानदूत 2.0 शुरू किया गया है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर पूनम बजाज समाजशास्त्र विषय से चौधरी बल्लूराम गोदारा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर से आपके साथ आज जो विषय लेकर आई हूँ चर्चा करने के लिए वह है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। समाज में अनेक तरह की घटनाएं घटित होती हैं और उन घटनाओं को देखने का अपना एक नज़रिया होता है। उन घटनाओं के अध्ययन करने के लिए एक विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक विज्ञान का तथ्य घटनाओं को देखने समझने का यह जो नज़रिया या दृष्टिकोण है, यह उसकी संदर्भ परिधि होती है, उसे ही उसका परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। परिप्रेक्ष्य शब्द जो है वो अंग्रेजी के पर्सपेक्टिव और लैटिन भाषा के पर्सपेक्ट से बना है, जिसका अर्थ है सीन थ्रू, यानी ऊपर से नीचे तक देखना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक निरीक्षण करना। यह विशेष ढंग, तरीका या दृष्टिकोण जो है यह किसी भी विषय को दूसरे विषय से अलग बनाता है। किसी भी विषय का जब अध्ययन किया जाता है तो वह क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से किया जाता है, तभी हम उस विषय की सार्थकता को देख सकते हैं, घटनाओं को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। हम यह भी देखते हैं कि किसी भी घटना को देखने के अनेक पक्ष हो सकते हैं, अनेक पहलू या आयाम हो सकते हैं और उसके लिए हमें उसके व्यवस्थित विश्लेषण के लिए एक निश्चित सीमा में बांधना होता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हम समाज, समूह, सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों की बात करते हैं। यानी कि सामाजिक संबंधों पर यहाँ मेन रूप से ध्यान आकर्षित किया जाता है, ध्यान जो है वो फोकस किया जाता है, मूल में सामाजिक संबंधों को रखा जाता है। दूसरे जब पक्ष की तरफ हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक समाजशास्त्री सामाजिक घटनाओं के अलावा भी अन्य सभी घटनाओं, तथ्यों, वस्तुओं का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करते हैं और यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि ये अन्य घटनाएं, तथ्य या वस्तुएं मानव समाज, समूहों, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन और सामाजिक व्यवहारों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। अध्ययन के इस पक्ष की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हम गुडे तथा हार्ट, चिनॉय आदि के नाम विशेष रूप से लेते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में हम सामाजिक संबंधों के साथ साथ संस्थाओं के अध्ययन की बात करते हैं और जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो यहाँ पर हम इसको संपूर्ण समाज के अध्ययन की संज्ञा देते हैं। स्टडी ऑफ होल सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। अन्य सामाजिक विज्ञानों की जब हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से भिन्नता देखते हैं तो स्टूडेंट्स हम पाते हैं कि जितने भी सामाजिक विज्ञानों के साथ हमने समाजशास्त्र का संबंध देखा है, चाहे वह राजनीति शास्त्र, चाहे अर्थशास्त्र, चाहे इतिहास, ये आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित माने जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। जब हम राजनीति शास्त्र की बात करते हैं तो इसकी मुख्य रुचि सत्ता के अध्ययन में होती है। जब अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इसका परिप्रेक्ष्य आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना होता है। इतिहास की जब आप बात करते हैं तो इतिहास घटनाओं के क्रम को बताता है और भूतकाल की विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन करता है, वर्णन करता है और उनके बीच में कार्य कारण संबंधों की भी विवेचना हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो हम इसे इतिहास के द्वारा जानते हैं, इतिहास के अध्ययन द्वारा हमें पता चलता है। जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ मानसिक क्रियाओं की बात या उनके अध्ययन की बात की जाती है। मानव शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में विश्व के किसी भी भाग में निवास करने वाले आदिम मानव के जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो अन्य विज्ञान हैं यह समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से भिन्नता रखते हैं। जैसा आपने पीछे देखा कि समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में हम सामाजिक संबंधों और सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन की बात करते हैं। जब हम इस परिप्रेक्ष्य के वर्गीकरण की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि हम इसे वैज्ञानिक, साइंटिफिक या मानवतावादी या मानवीय दृष्टिकोण से समझते हैं।
जो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य उभर कर आया, यह समाजशास्त्र के परंपरागत प्रत्यक्षवादी जो परिप्रेक्ष्य था उसके विपरीत हमारे सामने आता है। इस वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को सर्वप्रथम चुनौती यूरोप के समाजशास्त्री डिल्थे ने दी थी। ये कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिक व्यवस्थाएं परिपक्व हो रही थी, औद्योगिकरण बहुत तेजी से हो रहा था, नई सामाजिक स्थितियां हमारे सामने आ रही थी और बहुत सारी इन नई सामाजिक स्थितियों औद्योगिकरण के कारण बहुत सारी समस्याएं समाज में आ रही थी, तब समाजशास्त्र का रूप परिवर्तित हो रहा था। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये प्रत्यक्षवादी जो अध्ययन थे, जो वैज्ञानिक अध्ययन थे, उसकी बजाय एम्पिरिकल स्टडीज़ पर, अनुभाविक दृष्टिकोणों पर जोर दिया जाने लगा। अमेरिका में हम देखें तो चार्ल्स कूले ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद से अनुभाविक दृष्टिकोण को अपनाया। 1920 से 1940 के बीच का समय हम ऐसा देखते हैं जब परिवारों और समुदायों, सामाजिक परिवर्तन, अपराध और बाल अपराध, विचलित व्यवहार, जनसंख्या आदि से संबंधित अनेक अध्ययन किए गए। नव प्रत्यक्षवाद का विरोध यूरोप में मैनहीम तथा गुरविच आदि ने किया और इस प्रकार से उन्होंने सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की बात की। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की जब हम विशेषताओं की ओर चलते हैं तो हम देखते हैं कि यह परिप्रेक्ष्य प्रत्यक्षवादी घटनाएं जो होती थी उन तथ्यों पर अधिक जोर देने के विरोध के कारण से उत्पन्न हुआ, अस्तित्व में आया। सामाजिक यथार्थ, सोशल रियलिटीज जो थी उनको ठीक से समझने के लिए यहाँ पर वस्तुनिष्ठ की बजाय विषयनिष्ठ अध्ययनों पर जोर दिया जाने लगा, यानी ऑब्जेक्टिविटी की बजाय हम सब्जेक्टिविटी की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ सामाजिक यथार्थ के जो अंतर्निहित अर्थ थे उनके बोध को, उनकी जानकारी को, उनके ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है और यह माना जाता है कि ये सामाजिक यथार्थ जो हैं वो स्थिर नहीं है, इन्हें निर्मित किया जा सकता है और यह कार्य मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में होता है। अब आप यह देखिए कि जब हम मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो यह हमारे सामने किन किन चीज़ों के अध्ययन की ओर हमें लेके चलता है। तो यह उन वर्गों, व्यक्तियों और समूहों के अध्ययन की ओर हमें लेके चलता है जो काफ़ी समय से उपेक्षित रहे हैं और जिन्हें व्यवस्था द्वारा जो है वो पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है, जिन पर सिस्टम ने पूरी तरह ध्यान नहीं दिया है। जब हम इन वर्गों, व्यक्तियों और समूहों की बात करते हैं तो इन यहाँ पर वंचित वर्गों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, वृद्धों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं और हम यहाँ पर बालकों से संबंधित जो है उन बातों की चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से ये ऐसे समूह रहे जो उपेक्षित रहे, इनके अध्ययन की तरफ मानवतावादी परिप्रेक्ष्य जो है वो ध्यान देता है। इस परिप्रेक्ष्य में यह माना जाता है कि जब व्यक्ति या समाजशास्त्री अध्ययन की तरफ जाता है तो वह पूरे के पूरे पूर्वाग्रहों को छोड़कर अध्ययन की ओर आगे बढ़ता है। यहाँ समाज को ही नहीं बल्कि व्यक्ति के अध्ययन को विशेष महत्व दिया जाता है और प्रतिमानात्मक अर्थों की बजाय जो उन प्रतिमानों के अर्थ व्यक्ति स्वयं लगाता है उसकी चर्चा की जाती है। अब जो ये मानवतावादी परिप्रेक्ष्य हमारे सामने आता है, इसमें हम देखते हैं कि व्यवस्था ने जिन चीज़ों को पोषित किया है, चाहे वो पूंजीवाद को पोषित किया हो और चाहे वह धर्म को अधिक पोषित किया हो, उनके प्रति जो है वो विरोध अधिक प्रदर्शित होता है और इन्हीं के प्रति विरोध का दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इसके अध्ययन में ऐसी पद्धति का सहारा लिया जाता है जो वास्तविकता के अधिक निकट होती हैं। जैसे अवलोकन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हम सहभागी अवलोकन को लेते हैं और डायरियाँ, पत्र पत्रिकाएँ, आत्मकथाएँ तथा जीवनियाँ इत्यादि को विशेष रूप से इसमें शामिल किया जाता है जब हम मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के द्वारा अध्ययन की चर्चा करते हैं। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में सामाजिक यथार्थ के अध्ययन की चर्चा की जाती है, दिन प्रतिदिन की घटनाओं के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर इसकी जो अप्रोचेज हमारे सामने आती हैं वह आती हैं नृजाति पद्धति शास्त्र, एथेनोमेथोडोलॉजी, प्रघटना शास्त्र, फिनोमिनोलॉजी,
आमूल परिवर्तनवादी रेडिकल अप्रोचेस और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो है वो हमारे सामने आते हैं। और इन उपागमों के द्वारा हम मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में सामाजिक घटनाओं की यथार्थता रियलिटी का अध्ययन जो है वो करते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत। अब हम ये देखते हैं कि जब हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को दो भागों में बांट कर देख रहे हैं, साइंटिफिक और ह्यूमनिस्टिक, इसके बाद हम समाजशास्त्र में तीन मुख्य थ्योरेटिकल परिप्रेक्ष्य की भी चर्चा करते हैं, जहां समाज को समझने के लिए समाजशास्त्रियों ने मुख्य रूप से तीन परिप्रेक्ष्य अपनाए हैं, जहां पर वो ये कहते हैं कि प्रकार्यात्मक जो परिप्रेक्ष्य है वह हमारे सामने इन संस्थाओं जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके प्रकारों को रखता है कि ये किस तरह व्यवस्था को बनाए रखते हैं, व्यवस्था को बनाए रखने का प्रकार्य करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो फंक्शनलिस्ट हैं वो देखते हैं कि बेसिकली जो सोशल वर्ल्ड है वो स्टेबल है और एकता के साथ चलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का प्रकार्य जो है वो उसकी विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, उसकी अच्छे कार्यों को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परिवार, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन और जो दूसरे सोशल इंस्टीट्यूट हमारे सामने आते हैं वो किस तरह समाज में प्रकार्य बनाए रखने में सहयोगी सिद्ध होते हैं। और हम यहाँ पर इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि किसी भी व्यवस्था को बनाए रखने में प्रकार्य का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, अन्यथा समाज की वह जो व्यवस्था है वो विघटित होने लगती है और समाज जो है वो सही तरीके से नहीं चलता है। जब हम इसके दूसरे सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य की ओर आते हैं तो यहाँ पर यह आता है संघर्षवादी या कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। कुछ जो समाजशास्त्री हैं वो ये कहते हैं कि समाज जो है वो केवल सहयोग से नहीं चलता है, समाज में सहयोग के साथ साथ संघर्ष का होना भी उतना ही अनिवार्य है। इस प्रकार से ये सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो समाज में कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं और यह समाज की प्रगति के लिए इस संघर्ष को आवश्यक मानते हैं। जब समाज में संघर्ष होगा तो व्यक्ति प्रतिस्पर्धा की ओर चलेगा और वह इस तरह से उस प्रतिस्पर्धात्मक जो है वो क्रियाओं में हिस्सा लेगा। लेकिन यहाँ पर जो संसाधनों या रिसोर्सेज की कमी है उसके लिए भी वह कंपटीशन में आएगा, कंपीटिटिंग व्यवस्था को बनाएगा। तो इसलिए इसको संघर्ष जो है वो अप्रोच या पर्सपेक्टिव की संज्ञा दी गई है। तीसरी जब हम स्थिति को देखते हैं, तीसरे पर्सपेक्टिव को, सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हैं तो हमारे सामने आता है अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य, इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच या पर्सपेक्टिव। ये जो समाजशास्त्री हैं इसको मानने वाले ये कहते हैं कि यहाँ पर हम सोशल वर्ल्ड की दिन प्रतिदिन के जीवन की घटनाओं को रुचिकर तरीके से या उसके रुचिकर पक्षों को देखते हैं। यहाँ पर ये रूटीन इंटरेक्शंस की बात करते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में और जिनको कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये बात करते हैं उन अंतःक्रियावादी उपागमों की जो कि हम समाजशास्त्र के अंतर्गत देखते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम यह देखते हैं कि मानवतावादी और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के साथ साथ हम तीन तरह के इन परिप्रेक्ष्यों की भी चर्चा करते हैं। और इसके अंतर्गत हम जब इंटरेक्शनिज्म की बात करते हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म भी इसके अंतर्गत ही आता है, जहाँ इस उपागम में व्यक्ति या समूह की भाषा, उसके हाव भाव, संचार और पारस्परिक अंतःक्रिया जो है उसको प्रमुख आधार के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं और मानवतावादी अप्रोचेस की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि क्या मानवीय परिप्रेक्ष्य की जो भूमिका है वो साधारण ही बनी रहेगी या यह तेजी से आगे बढ़ेगा। तो हमारे सामने
यह बात आती है कि मानवतावादी परिप्रेक्ष्य जो है उससे संबंधित समाजशास्त्रियों का प्रभाव जो है वो जारी रहेगा और यह अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा। क्योंकि पहला कारण तो ये है कि मानव जो है वो व्यवहार के संबंध में परंपरागत मानवतावादी विचारों से जुड़ा हुआ होता है। और दूसरी बात, यूरोप तथा अमेरिका में आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत बहुत काम में लाए जाते हैं, क्योंकि वे लगातार मार्क्सवाद की निरंतर शक्ति से चलते हैं। हम देखते हैं कि मार्क्स का प्रभाव उनके ऊपर बहुत हमें दिखाई देता है। और यह भी बात सत्य है विद्यार्थियों कि जब हम साइंटिफिक और ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस या पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं तो इन दोनों का ही महत्व बना हुआ है। हमने कहा कि वैज्ञानिकतावादी परिप्रेक्ष्य के विरोध में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य हमारे सामने आया, लेकिन किसी एक का खत्म हो जाना या किसी एक पर दूसरे की विजय हो जाना यह संभव नहीं है। और आज भी जो समाजशास्त्री हैं वो इन दोनों परिप्रेक्ष्य को साथ में लेकर ही अपने कार्यों को कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम वैज्ञानिकता के साथ साथ मानवतावादी परिप्रेक्ष्य को भी समाजशास्त्रीय अध्ययन विधियों में पाते हैं और समाजशास्त्र के अंतर्गत हम इसके जो है वो विचारों को देखते हैं। धन्यवाद।